नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने SCS क्लासेस पर। आपको पता चल चुका होगा जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप ज़्यादा समय नहीं बचा है UPSSC पैट के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो बेसिकली होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए वह 80 प्लस का स्कोर होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, आप देख रहे होंगे थंबनेल पे कि इस बार अच्छे मार्क्स ज़रूरी, क्योंकि जो लेखपाल के पद हैं वह 9,000 प्लस के समथिंग आने वाले हैं और BPO को भी अच्छे खासे पद आने वाले हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना पैट स्कोर 80 प्लस के अब लाने का प्रयास करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें आप लोग GK GS के प्रश्नों को देखेंगे और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि, और आपको अंत में कमेंट करके बताना है अवश्य कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कौन सा? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली UPSSC पैट द्वारा पूछे जाते हैं और आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। हो सकता है इसी क्लास से आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चंस आपके UP पैट के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएं। इसलिए आप लोग क्लास को ज़रा सा भी मिस ना करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राजगीर। क्या सही होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा राजगीर। यदि आपका जवाब ऑप्शन सी था तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग डैश डैश लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। तो ये बेसिकली कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी? यह फैली थी आपकी 13 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। कितने? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई थी। इस तरह से आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जो आर्य शब्द है इंगित करता है, तो ये आर्य शब्द क्या अंकित करता है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। जो आर्य शब्द है यह इंगित करता है, अर्थात यह दर्शाता है कि यह श्रेष्ठ वंश को। इस तरह से आपका जो डी वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रवास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, जो कि प्रवास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, वे क्या हैं? क्या ये जैन है, बौद्ध हैं, शैव हैं या वैष्णव हैं? बताएं आप लोग कमेंट करके ये क्या है। तो इसका आप सही जवाब देंगे जैन है। उन्हें क्या कहेंगे? जैन कहेंगे। ए वाला जी यदि आपका ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी पूछी गई है, तो क्या थी मगध की राजधानी? ये आपकी थी राजगीर है। इस तरह से आपका जो ए वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है अंत में आपको कमेंट करके अवश्य बताना है, और आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो वो कौन सी थी? वो आपकी थी इंडियन एसोसिएशन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अशांति का जनक किसे जाना जाता है? कमेंट करें आप लोग। ये जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भारतीय अशांति के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब इसमें पूछा गया जो 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे AC मजूमदार थे। इस तरह से जो आपका डी वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान
हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, अर्थात उन्होंने अपनी पदवी को त्याग दिया था या छोड़ दी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, वो कौन थे? वो आपके थे हकीम अजमल खां थे, जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे, हकीम अजमल खां, जिन्होंने हाजिक उल मुल्क की पदवी को क्या किया था? त्याग दिया गया था। इस तरह से डी वाला आप लोग टिक करेंगे, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? क्या यह बम्बई में किया गया था, वर्धा में, लखनऊ में या त्रिपुरा में? इसका जो आयोजन हुआ था बेसिकली वह हुआ था, कहाँ हुआ था? वर्धा में हुआ था। कहाँ हुआ था? वर्धा में। इस तरह से आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? आपको बताना कर्क रेखा के निकट यानी कि कर्क रेखा के पास में कौन सा शहर है। तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता। बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला है कि भारतीय मानक समय, क्या चीज़? भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो बेसिकली इनके बीच का जो डिफरेंस है वह पूछा गया कितना अंतर पाया जाता है। तो इसमें कितना अंतर पाया जाता है? इसमें पाया जाता है +5 सही 1/2 घंटे, अर्थात 5.5 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है। इस तरह से जो आपका सही जवाब होगा वह आपका बी वाला ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी अर्थात सबसे पुरानी श्रेणी पूछी गई है। तो वह कौन सी श्रेणी होगी सबसे पुरानी? वह आपकी हो जाएगी बृहद हिमालय श्रेणी। इस तरह से आपका जो सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें। आपको बताना है कौन सी नदी है जो मैदान में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोमती नदी। गोमती नदी जो कि है जिसका मैदान से इसका उद्गम हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह कौन सा पर्वत होगा? वह आपका हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे, यही आपका सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपके लिए कंप्लीट क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? कमेंट करें आप लोग इसका क्या अभिप्राय होता है या क्या उद्देश्य होता है इसका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा सरकार, जिसमें सरकारी और निजी, जिसे प्राइवेट कहते हैं, दोनों का सह अस्तित्व हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं आप लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे उसके लिए। इस तरह से आपका जो बी वाला होगा इसे आप लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो उसका बेरोजगारी का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो इसका आकलन किसने किया था? इसका जवाब आपके लिए अच्छे से आता होगा। इसका आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ए वाले को आप लोग टिक कर देंगे। अगला है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती हैं। तो उसे तब वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं बेसिकली आपकी मुद्रास्फीति कहते हैं। ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? बताएं आप लोग कौन सी तृतीय क्रियाकलाप है। क्या यह वानिकी है, निर्माण है, कृषि है या विपणन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब होगा विपणन। डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे, यही आपका सही जवाब होगा। अगला है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो इसका बेस था वह बेस क्या था? तो इसका जो बेस था कैबिनेट मिशन प्लान 1946।
जो कि यही आपका सही जवाब था। बी वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? बताएं आप लोग ये कब तैयार हुआ था? इसका जवाब आपको आता होगा भली बात ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। बी वाला जो आपका होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला है कि कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कौन सा है जो कि दर्शन नहीं भारतीय संविधान का? यह आपका हो जाएगा साम्यवादी राज्य। डी वाला आपका ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। भाग 3 का संबंध किससे है आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है बेसिकली वह संबंध है मूल अधिकारों से। किससे? मूल अधिकारों से इसका संबंध है। इस तरह से आप सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितना इजी क्वेश्चन है जो कि इसका भी आपको जवाब आता होगा। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए इसकी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि यह साइंस से पूछा गया है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? बताएं आप लोग शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। सी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। अगला है कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? यह होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रवाह। सी वाले को आप लोग टिक करेंगे। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा। यदि हाइड्रोजन को जलाया जाए तो उसको उपरांत क्या बनेगा? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। हाइड्रोजन को अगर जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अब आपको बताना कि सिंदूर का रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। तो सिंदूर क्या है रासायनिक दृष्टि से? कमेंट करें आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंदूर से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो कौन सी है जो मछली है वास्तविक रूप से? ये आपकी हो जाएगी। तो कौन सी मछली हो जाएगी? समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगी? समुद्री घोड़ा। इस तरह से जो आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब यहाँ पर आपके लिए 5 क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं वो आपको हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। सम्मुख का विलोम आपके लिए बताना कि सम्मुख का विलोम क्या होगा। कमेंट करें आप लोग सम्मुख का विलोम क्या होता है। सम्मुख का जो विलोम होता है वह होता है विमुख। नम का पर्यायवाची पूछा गया, नम का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इस नम का जो पर्यायवाची हो जाएगा आर्धा हो जाएगा। डी वाले को आप लोग टिक करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि रिजु का विलोम क्या होगा। कमेंट करें आप लोग कि रिजु का विलोम क्या होगा। तो रिजु का जो विलोम शब्द होगा वह आपका होगा वक्र। डी वाले को आप लोग टिक कर देंगे। डी वाला आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है आपका जो कि इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। तो इसका आपको बताना कि सावन हरे ना भादों सूखे लोकतिक का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा आपका सदा एक ही दशा में होना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द छाटिए। आपके लिए शुद्ध वर्तनी आपके लिए बताना जो कि शुद्ध तरह से जो लिखा हुआ है वह आपको बताना। तो वह कौन सा होगा? वह आपका हो जाएगा अभ्यस्त। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो किसी तरह का तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप इस क्लास की यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।